नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आपका स्वागत है सेहतनामा में। एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी परेशानियां यानी कि आपके शरीर से जुड़ी जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए। आज हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील खेमका जुड़ेंगे, जो हड्डियों से जुड़ी समस्या और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। तो जानेंगे हम डॉक्टर से। डॉक्टर खेमका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुनील खेमका, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। और क्योंकि आपसे बात करेंगे, ऑर्थोपेडिक हैं आप, हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में आप बताएंगे। बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे शरीर में हड्डियाँ, क्योंकि उसके बिना भी हम कल्पना नहीं कर सकते अपने शरीर की। लेकिन यही हड्डी जब टूटती है तो बहुत दर्द होता है। और इसके अलावा भी हड्डियों से जुड़े हुए ना जाने कितने ऐसे रोग होंगे, शायद लोगों को पता भी ना हो। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करती हूँ डॉक्टर खेमका, और वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि हड्डियों का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे रखें हड्डियों का ख्याल? जैसे शरीर के बाकी अंगों का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार हड्डियों का भी ख्याल रखना चाहिए। खान पान से संबंधित चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वेट कंट्रोल रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, सभी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे तो शरीर जो है लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा और मजबूत रहेगा, जॉइंट्स भी सुरक्षित रहेंगे। हड्डियों से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हड्डी टूटना या हड्डी का कमज़ोर होना, बहुत सारे लोगों की हड्डियां जल्दी जल्दी टूट जाती हैं। थोड़ा भी गिरे तो हड्डी टूट गई, हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? दूसरा, हड्डियों से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं या उनसे जुड़े हुए ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो अगर हमें समझ में आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से हम जाके कंसल्ट करें? ठीक, पहले तो आपने पूछा कि हड्डियां जो टूट जाती हैं, तो एक लोगों को बचपन में बीमारी होती है, बच्चों को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो उसमें जो है बच्चे का जो आँख का स्क्लेरा है वो ब्लूइश दिखता है, और ऐसे बच्चों की हड्डियां बार बार अकारण ही टूट जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक रहती है, वीक रहती है, फ्रेजाइल रहती है। और ऐसे बच्चों के हाथ पैर सब टेढ़े हो जाते हैं। पर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती जाती है और धीरे से ये ठीक होने लगता है लगभग। और यदि बाद में कोई डिफॉर्मिटी बच जाती है तो उसको सर्जरी के द्वारा करेक्ट भी किया जा सकता है। दूसरा जो होता है ओल्ड एज में या आफ्टर मिडिल एज फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के कारण इवन मतलब हेड के जो 8 से 10 किलो का जो उसका वेट होता है अपने सिर का, उससे भी रीढ़ की हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, अपने आप कंप्रेशन हो जाता है। आपने देखा होगा ओल्ड एज में बहुत सारे लोग ऐसे सामने की तरफ झुक जाते हैं और कांस्टेंट कंप्लेन करते हैं बैक पेन के लिए। अगर उनका एक्सरे किया जाए, बीएमडी किया जाए, विटामिन डी, B12 सब किया जाए तो पता चलेगा कि उनकी बोन्स बहुत ऑस्टियोपोरोटिक है और उनको एक्सरसाइज और बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत। अगर वो सब करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा हड्डियों में कई बार बुखार भी हो जाता है। डॉक्टर, ये क्या है? मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि ये हड्डियों का बुखार होगा या बुखार हड्डियों में घर कर गया है। ये क्या होता है? ऐसा होता है या ये सिर्फ सुनी कई बातें हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हड्डियों का बुखार हो गया हो। शायद वो कांस्टेंट बोन पेन्स होता है, उसी को बोलते होंगे हड्डी का बुखार हो गया हो। बाकी ऐसा कोई बीमारी नहीं होती हड्डियों का बुखार हो जाए। अच्छा, ये तो आप बता रहे हैं कि बच्चों में अगर हम देखें तो आपने कहा कि एक बीमारी होती है हड्डियों से जुड़ी हुई, हाथ पांव टेढ़े उसमें दिखते हैं, हड्डी टेढ़ी होती हैं, ये सब होता है। अच्छा, हड्डी जब टूटती है डॉक्टर, तो एक तो होता है जो पता है, एक तो होता है हेयरलाइन फ्रैक्चर, उसमें भी आप प्लास्टर लगाया जाता है। ज़्यादा बड़ा अगर वो फ्रैक्चर हुआ तो फिर उसके लिए भी प्लास्टर होता है। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिससे हड्डी अगर टूटती है तो उसे जोड़ा जा सके? उसके बहुत सारे इलाज होते हैं, बहुत प्रकार की ब्रेसेस रहती हैं। यदि हेयर लाइन फ्रैक्चर हो तो ब्रेसेस से भी उसको बांध के ठीक किया जा सकता है, प्लास्टर लगाया जा सकता है। पर यदि हड्डी खसक गई हो, खासकर एडल्ट लोगों में, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उसको जो है प्लेट से या स्क्रू से और रॉड से, विभिन्न प्रकार के फिक्सेटर्स आते हैं, उससे जो है उसका इलाज किया जाता है जो उस
परिस्थिति काल उस बोन के लिए उचित होता है। ये रॉड की भी आपने बात कही, मैंने बहुत और सारे जो रीढ़ की हड्डी जो अपना स्पाइनल कॉर्ड में जो जी रॉड की भी आप बात कर रहे थे क्या बोला डॉक्टर? आपने? जी, रॉड की बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हाँ, रॉड की हड्डियां अगर टूट जाती है तो ऑपरेशन होता है, फिर रॉड उसमें डाली जाती है, रॉड के जरिए उसको जोड़ा जाता है। ये जो रॉड डाली जाती है, रॉड का जो सहारा लिया जाता है, क्या इसकी वजह से आगे चलकर पेन वगैरह होता है या इट्स वेरी नॉर्मल? इसके ज़रिए अगर इलाज होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती और कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता? इन जनरल ऐसा नहीं होता है। अगर जो रॉड डाली जाती है स्टेनलेस स्टील की 316L जो बायोमेडिकली एक्सेप्टेबल होती है बॉडी को, या आजकल हम लोग टाइटेनियम का यूज़ करते हैं इम्प्लांट, जिसमें यूनियन रेट फास्टर रहता है, तो उससे इन जनरल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि यदि पेशेंट 40 साल से 45 साल से नीचे हो तो उसको यदि ऑपरेशन किया गया हो तो 9 महीने से 1.5 साल के बाद जो है इम्प्लांट को निकाल देते हैं। यदि पेशेंट थोड़ा सा एडवांस एज के हो तो उनमें इम्प्लांट छोड़ देते हैं और 20-30 साल भी रहे तो कोई बात नहीं है, बशर्ते पेशेंट को कोई तकलीफ़ नहीं हो। 10 से 20% पेशेंट लोगों को आफ्टर 1.5 साल 2 साल बाद कभी कभी पेन होता है, तो फिर ऐसे लोगों को इम्प्लांट निकाल देते हैं कि उनको विभिन्न प्रकार के मेटल रिएक्शन होता है, तो उनके शरीर में फिर वो सूटेबल नहीं होता, तकलीफ़ होती है, तो निकाल दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर, क्योंकि जो आपका विषय है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, तो क्योंकि एक आम इंसान मैं भी हूँ, मुझे भी नहीं है, हड्डियों से जुड़ी हुई और कौन सी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए? अमूमन तौर पर हम किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास तभी जाते हैं जब हड्डी टूट जाती है या हड्डियों में दर्द होता है, या फिर एक उम्र के बाद चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, हड्डियों में चटक आने लगती है, चटकन की आवाज़ आने लगती है, लेकिन जब तक सब सही रहता है तब तक जाता नहीं है कोई भी। तो हड्डी से जुड़ी हुई ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए? ठीक है, मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। जितने पेशेंट्स हम लोग देखते हैं उसमें से जो आधे पेशेंट्स हम लोग की ओपीडी में आते हैं वो बैक पेन के रहते हैं। तो बैक पेन का जो है 3 मेन कारण है। एक तो डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है जो यंगर एज ग्रुप में होता है, यूजुअली 20 to 50 के बीच में होता है। कभी आदमी लोगों में, ज़्यादातर मेल्स में होता है क्योंकि वो लोग इंजरी को ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। कभी हैवी वेट उठाने से रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है वो पीछे सरक जाती है। अगर वो सेंट्रल में रहती है तो बैक पेन होता है, यदि वो साइड में रहती है तो लेफ़्ट साइड या राइट साइड या दोनों साइड की नर्व रूट दबती है तो दोनों तरफ पेन होता है, जिसे सियाटिका भी कहते हैं। तो 90% केसेस में तो ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाती है, कंजर्वेटिव करने से, दवाइयों से और एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी से। हम लोग ओजोन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, बहुत से लोगों को पसंद नहीं, पर हम लोगों को अच्छा लगता है उसका रिज़ल्ट। बहुत से सेंटर में इस थेरेपी को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर जो ठीक नहीं होते उनमें एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक डिस्कोइडेक्टमी करके सर्जरी की जाती है, जो 5 to 10% केसेस में लगता है और ओवरऑल इन जनरल अच्छा रिज़ल्ट आता है। दूसरा जो बैक पेन का कारण रहता है आफ्टर 40 इयर्स, फीमेल्स में तो 80% और मेल्स में भी 50% केसेस में लोगों को बैक पेन होता रहता है। अचानक बैक पेन होने लग जाएगा, फिर थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर होने लग जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को अपना एक्सरे, BMD और विटामिन D3, B12 टेस्ट करना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा मैंने परसेंटेज बताया, उतना लोगों में कम आता है और उन लोगों को कांस्टेंट मेडिसिन खाते रहना पड़ता है और हर 3 से 6 महीने विटामिन D का टेस्ट कराते रहते हैं। जब भी लगे कि ये डिफिसिट है या टूवर्ड्स डेफिशिएंसी जा रहा है तो फिर से कोर्स पूरा करना चाहिए 1.5 महीने से 3 महीने का। तीसरी बात जो है वो है जब ओल्ड एज हो जाती है आफ्टर 50-60 इयर्स या अबोव, तो उसमें फिर स्पॉन्डिलाइटिस चेंजेस होते हैं, जो गर्दन में भी होता है तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और कमर में होता है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कुछ लोगों में बहुत सीवियर रहता है तो इनकी कैनाल भी स्टेनोसिस हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को यदि बहुत ज़्यादा दर्द हो तो ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक कॉमन, जो मोस्ट कॉमन बैक पेन का प्रॉब्लम है, उसमें ये 3 मेन रीजंस रहते हैं जिसके कारण प्राय पेशेंट। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें होता है।
बैक पेन आपने बहुत सही याद लाया डॉक्टर। मतलब फीमेल्स में तो होती ही है प्रॉब्लम, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी शुरू हो जाती है बैक पेन की। लेकिन इसके अलावा जो आपने मेल का कही बात, उसमें एक तो आपने बोला कि कुछ दिन होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद शुरू होता है, जितने दिन होता है उतने दिन तो थोड़ा ध्यान भी दिया जाता है, फिर जैसे ही वो बंद होता है तो फिर इग्नोर करके अपने अपने कामों में लोग लग जाते हैं। लेकिन वो लंबे समय तक अगर हो तो वो भी एक चिंता का विषय है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और बैक पेन की जो समस्या है वो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि क्या हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा उस निर्भर है, और लाइफस्टाइल की वजह से ये बैक पेन की दिक्कत, चाहे हम ड्राइविंग की बात हो या फिर ऑफिसेज में एक पोस्चर में काफ़ी घंटों तक बैठे रहना हो, ये सब रीजंस हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल उसके कारण भी स्टिफनेस आ जाती है, मसल से अकड़ जाती है। आप बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, टेबल पे बैठे रहते हैं, पोस्चर सही नहीं रहता है, तो वो सब कॉज है बैक पेन का। सामने झुक के ऐसे बैठे रहते हैं तो इससे जो है बैक पेन होती है और मसल्स वीक हो जाती है। अगर इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया जाए, बैक पेन जैसे शीर्षासन, अपना सिंहासन करते हैं या सुपरमैन बनते हैं या धनुरासन करते हैं, तो इससे सब बैक मसल्स जो है स्ट्रेंथनिंग होती है, और अपने पोस्चर को सही रखा जाए तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर एक चीज़ और, आजकल जो एक बहुत कॉमन बीमारी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसे हम सर्वाइकल, और वो भी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और सर्वाइकल का एक जो कारण समझ में आता है कि हम लोग हर टाइम हर समय मोबाइल में लगे रहते हैं, और क्योंकि मोबाइल में देखने की वजह से गर्दन झुकी रहती है, या फिर अगर कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन वो अमूमन तौर पर देखा है कि जिनको सर्वाइकल होगा, स्पॉन्डिलाइटिस, उनकी जो बोन होती है गर्दन के पास, वो उठ जाती है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कैसे इस पर काबू किया जा सकता है? क्योंकि वो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथ तक भी, मैंने सुना है, लोगों के पेन आ जाता है, गर्दन मूव नहीं हो पाती है, और सर दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। जी जी जी, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे बहुत लंबे समय तक एक ही पोस्चर में सामने झुक के काम करते हैं, तो ग्रेजुअली जो है उसमें स्पॉन्डिलाइटिस चेंजेस आने लग जाते हैं। तो उसमें डीजनरेटिव सर्वाइकल स्पाइन डिजीज़ भी होती है, उसमें फिर डिस्क प्रोलैप्स के कारण ना रूट पेन भी होता है और हाथ में दर्द जाता है। तो इसका तरीका यही है, और एक्टिविटी अगर अपन अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, पोस्चर को बार बार चेंज करेंगे, अपनी नेक एक्सरसाइज, शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे, तो ये सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इनएक्टिविटी रहने के कारण वेट भी बढ़ जाता है और फिर पेन होता है, और ये सब बहुत सारी चीज़ें, फिर ये सब मानसिक अवसाद का कारण भी बनती है। डॉक्टर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जिम का ज़माना है और लोग जिम जा रहे हैं, जिम जाते हैं, कुछ इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं जिम के कि वो घंटों जिम में बिताते हैं और 2-3 घंटे जिम करते हैं। अच्छा, पहले दूसरे दिन आप अगर जिम जा रहे हो तो जाहिर है वहाँ से आने के बाद फिर लगता है कि अब नहीं जाएंगे जिम, क्योंकि इतना बॉडी में पेन होता है, इतना मसल्स में पेन होता है, बोन्स में पेन हो जाता है। लेकिन अगर कुछ समय बाद भी बॉडी में पेन हो रहा है और जिम जाने से आने के बाद आपको लग रहा है कि आप बस चल ही नहीं पा रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेटे रहें, इसके पीछे क्या कोई वजह है या इट्स नॉर्मल? नहीं, अगर जिम जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से दूसरे दिन से आप 2 घंटा 2.5 घंटा एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। जैसे जैसे आपकी मसल की, आप शुरू में जाओगे तो 2.5 kg से मारोगे, फिर 5 kg से करोगे, फिर 7.5 से करोगे। इस प्रकार ग्रेजुअली आप वेट बढ़ाते जाते हैं, उसके नंबर्स बढ़ाते जाते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ती है। आपको ऐसा लगता है आपको थकावट लग रही है, आप थोड़ा सा यदि एज के, तो सबका शरीर और उम्र के हिसाब से उसको करना चाहिए, और उतना रेस्ट भी लेना चाहिए बीच बीच में। बहुत ज़्यादा दूसरों को देख के कंपटीशन में करने का कोई मतलब नहीं है, कभी कुछ हादसा भी हो सकता है। तो बेहतर है आप अपने शरीर को पहचानें कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से दौड़ना है, उसके हिसाब से भागना है, उसके हिसाब से ट्रेडमिल में चलना है, डांस करना है, जुम्बा करना है, वेट एक्सरसाइज करना है, फंक्शनल एक्सरसाइज करना है और योगा करना है। सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करना है, अच्छे से करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ करना है।
कुछ लोग अपने क्योंकि वो अपने आप ही करते हैं जो भी उनको करना है जिम में जाकर, वो बहुत मायने रखता है कि आपके क्या पोस्चर्स हैं, आपकी हड्डी तो कहीं से नहीं मुड़ रही, आप गलत तरीके से तो नहीं कर रहे, जाहिर है उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मैं मिलते हैं। क्योंकि मैं बहुत साल से जिम जाता हूँ, हर चीज़ जी जी मैं बहुत साल से जा रहा हूँ जिम, और मैं इन चीज़ों को बारीकी से देखता भी हूँ, समझता हूँ। एक भी गलत एक्सरसाइज आपको शोल्डर पेन ला देगा, फिर महीनों आप एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे, हर समय होगा। कोई भी आपका गलत मूवमेंट रेस्ट का जो है आपको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम पैदा कर देगा, फिर आपकी सब एक्सरसाइज रुक जाएगी और रोज़ दर्द से आप परेशान। तो बेटर रहता है कि इंस्ट्रक्टर साथ में रहे जो आपके पोस्चर को सही रखे, और वो लोग बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आप ज़रा सा वो लोग हाथ लगाते हैं, आपको लगेगा मसल जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि बेटर है एक ट्यूटर साथ में रहे, फिर धीरे धीरे लोग बहुत ट्रेंड हो जाते हैं। शुरू में तो रखना चाहिए। अच्छा, अब एक बाद चीज़ में भले आप एक बार सीख गए तो खुद भी करिए, कोई मना ही नहीं है। कोई अब बहुत- डॉक्टर ज़रा मैं ना बुजुर्गों के बारे जी। में जानना चाहूँगी, क्योंकि एक उम्र के बाद, और आजकल कॉमन क्या बल्कि बुजुर्गों में ये दिक्कत आई गई है, जी। हम ये कह सकते हैं कि उम्र जी। अब उसकी और कम हो गई है। अब वो है नी ट्रांसप्लांट के बहुत सारे पेशेंट आपके पास भी आते होंगे, घुटनों का दर्द और उठने बैठने चलने में दिक्कत, बैठ गए तो उठने में जी। दिक्कत, उठ गए जी। तो बैठने में दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और फिर एट लास्ट एक ऑप्शन समझ में आता है कि भाई आपको ट्रांसप्लांट करवाना है, तो क्या बचा जा सकता है ट्रांसप्लांट से? अगर किसी को नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, जो अपने देश में बहुत कॉमन है, जेनेटिकली इंडियंस लोग काफ़ी प्रीडिस्पोज हैं नी आर्थराइटिस के लिए, तो जब नी पेन शुरू होता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। 40, 50, 60 की उम्र के करीब जो है नी पेन होता है, हल्का हल्का शुरू होता है, तो आमतौर पर वेट कंट्रोल करने से और एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाते हैं। जब थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें कुछ छोटे ऑपरेशंस होते हैं जिसको टीबियल ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं, डिफरेंट टाइप की। उसमें 10 से 15 साल के लिए पेशेंट को एकदम आराम हो जाता है। लेकिन जब जॉइंट के हर तीनों भाग जब घस गए हों, तीनों डैमेज हो गए आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो उसको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। और नी रिप्लेसमेंट कोई बहुत भारी सर्जरी नहीं है, 40-45 मिनट में हो जाती है। हमारे यहाँ तो सब वास्टस टेक्निक से करते हैं, जिसमें मसल को कट नहीं करते हैं और एडक्टर ब्लॉक लगा देते हैं, और मरीज को ऑपरेशन के बाद भी पेन नहीं रहता है। 3 दिन के लिए ब्लॉक लगा देते हैं। सुबह करते हैं, 6 घंटे बाद मरीज चलने लग जाता है। यदि एक साथ दोनों नी करते हैं तो नेक्स्ट 24 घंटे बाद चला देते हैं। तो ऐसा नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत कॉमन है, और रायपुर में भी बहुत जगह होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो माइनर सर्जरी कोई बहुत मेजर वो कुछ ऐसा है नहीं उसमें। हाँ, मैं ये भी जानना चाहूँगी बहुत अच्छा डॉक्टर, रिजल्ट है कुछ विटामिन जो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये तो पता है, 1-1.5 बचपन महीना से हल्का पढ़ते भी पेन आए रहता हैं है, उसके बाद पेशेंट कि कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। इसके अलावा मैं B12 के बारे में भी जानना चाहूँगी, वो कितना ज़रूरी होता है, D3 कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी हड्डियों के लिए? जी B12 भी काफ़ी डिफिशिएंसी होती है पेशेंट्स लोगों को, और ऐसे पेशेंट्स लोगों को जो है खून की कमी हो जाती है। बैक पेन बहुत होता है B12 डिफिशिएंसी वालों को, रेडिएटिंग पेन होता है, न्यूरोजेनिक पेन होता है। उसी प्रकार विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट एक्सपोजर टू सन तो है ही नहीं, तो सभी लोगों को बैक पेन होता रहता है। और हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो काफ़ी लोगों का काम आता है, और उनको इंजेक्शन विटामिन D3 का या कैप्सूल वगैरह दो तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है और काफ़ी ठीक हो जाते हैं। तो उनको फिर समझा देते हैं कि थोड़ा सन एक्सपोजर रखना है, और ये खाना है, और ये दवाई रेगुलर करना है, और उसको टेस्ट कराते रहना है। इसके अलावा जो है जिंक, मैंगनीज, लो डोज फास्फोरस, ये सब भी जो एलिमेंट्स हैं बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं विभिन्न कामों के लिए, प्लस बोन के लिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। तो ये कॉमन कैप्सूल फॉर्म्स में अवेलेबल रहते हैं बहुत लो डोज में, जिसको मल्टीविटामिन्स के नाम से आता है। उसको खाने से अपनी ये डिफिशिएंसी दूर हो जाती है, और ये जो काफ पेन, बैक पेन होता रहता है वो ठीक हो जाता है। कैल्शियम के क्या क्या सोर्सेज हैं जिसका इंटेक खाने में होना चाहिए,
और जो कि बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर में महिलाओं के लिए, क्योंकि ये सुना है मैंने कि आफ्टर कैल्शियम 30 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को अपने कैल्शियम का ख्याल रखने की। बिल्कुल सही सुना आपने और बिल्कुल सही कहा आपने। कैल्शियम के लिए जो है अपने रिच सोर्स होते हैं, जैसे मिल्क होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो पल्सेस खाते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। तो ये जो है सब रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है, जिसको खाते रहने से, अच्छी सही मात्रा में कंज्यूम करने से कैल्शियम की डिफिशिएंसी अपनी बॉडी में नहीं होगी। तो ये हड्डियों से जुड़ी हुई हम बात कर रहे हैं डॉक्टर से। डॉक्टर, इसके अलावा कुछ ऐसी बात बच्चों के लिए क्या कुछ ज़रूरी है? क्योंकि जाहिर है जब बच्चे छोटे होते होंगे तो उनकी हड्डियां भी उतनी मजबूत नहीं होती होंगी। मुझे लगता है समय के साथ साथ हड्डियां मजबूत होती जाती हैं। तो बच्चे के लिए कुछ ख़ास एहतियात जो बरतनी चाहिए? जी, बच्चों के ऊपर भगवान की बहुत नियामत होती है। बच्चों की हड्डी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो वो लोग ज़्यादा ट्रॉमा सह जाते हैं, झटका लगता है तो वो टूटती नहीं है, थोड़ा सा इलास्टिसिटी कर बच जाती है। कभी टूट भी जाती है और थोड़ी बहुत मान लो खसकी अपनी पोजीशन से हट के भी रहे तो भी बच्चों में एक रीमॉडलिंग का गुण होता है कि डिस्प्लेस्ड बोन भी रहती है तो वो अपने आप शेप ले लेती है 3 से 6 महीने में, और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि फ्रैक्चर जो है जॉइंट के नज़दीक होता है तो बच्चों में भी फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ एडल्ट्स में तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में करने की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों में इसलिए बहुत कम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के लिए तो बल्कि मैं एक चीज़ जो कहना चाहूँगा, मिल्क और खाना, प्रोटीन तो सब ठीक बात है। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे लोग दिन भर मोबाइल में खेलते रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी उनकी रहती नहीं है। माँ बाप लोग भी है, कुछ भी बच्चे को चुप कराना है, खाना खिलाना है, मोबाइल पकड़ा देते हैं और वो एक टाइप से इसका एडिक्टेड हो जाता है। तो मैं तो, और जिसको देखो ईयरफोन लगाया हुआ है, हम लोग जिम में भी देखते हैं लोग, गाना बज रहा है उसके अलावा भी लोग ईयरफोन लगाए हुए हैं। तो मेरे को लग रहा है आगे चल के ENT के और डेफनेस के और आई विज़न के तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे आगे। लोगों को आँखों में बहुत रोशनी का प्रॉब्लम रहेगा, विज़न दिखेगा नहीं, और सुनाई का भी बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर लगा के और कान में ईयरफोन लगा के सुनना भी मेरे हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम है। और ये सब मेंटल इरिटेशन भी होगा, सामने वाला कुछ बोल रहा है, अपने को सुनाई नहीं पड़ रहा है, वो कुछ इशारा कर रहा है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। तो ये अपने यूथ को और बच्चों को समझना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर खीम का समय मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन हड्डियों का कितना अहम योगदान है और कितना ज़रूरी उनका ख्याल रखना, ये आपसे बात करके समझ में आया, और मुझे लगता है पूरे MP छत्तीसगढ़ को भी ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती समय आपने दिया और हमसे बात की। और फिलहाल सेहतनामा में इतना ही। बाकी खबरों को लगातार बनी रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।